हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आज का जो टॉपिक है नील बोहर एटॉमिक मॉडल का सेकंड पार्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। उसके द्वारा दिया गया हर एक पोस्टुलेट्स को हमने देख लिया और अच्छी तरीक़ा से देखा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में नील बोहर ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बोला था, वो साथ में उन्होंने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन का हम रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, तो उसका डेरिवेशन करेंगे एक्चुअली में कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला डेरिवेशन हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस। अब उसका कहना था, हम किसका पढ़ेंगे अभी? रेडियस ऑफ, पहला क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेडियस के बारे में पहले डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो उसका एक पोस्टुलेट था, जिस पोस्टुलेट में उन्होंने दो बात कही थी। उन्हीं दो बात का हेल्प से हम लोग बताएंगे। पहला पोस्टुलेट में उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और न्यूक्लियस भी एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक फोर्स है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका पहला पोस्टुलेट्स में यही कहा गया था। तो उसको हम लिख लेते हैं हम लोग प्यार से। क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? के Q1 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के Q1। फिर Q2 क्या हो जाएगा? वो आपका न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? तो चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम होता है, इसलिए हम ई ही लेंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जेड ई ले लेंगे। जेड ई, तो के Q1 Q2 बाय R²। अब ये R² क्या होता है हम बताते हैं। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग R बोलेंगे। तो वही R है ये डिस्टेंस, और यहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रही होगी। इसका चार्ज को हम लोग ई बोले, इसका चार्ज को जेड ई बोले। तो पहला यही था उसका। दूसरा जो उसका इक्वेशन था वो क्या था? उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। क्या हो? h/2π। तो दूसरा क्या हो गया इसका? एंगुलर मोमेंटम L, जिसको हम mvr भी बोलते हैं, वो किसके बराबर होगा? वो nh/2π। यहाँ पर n क्या है? इंटीजर्स है। यही दो स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग ड्राइव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ से एक आर कैंसिल आउट करेगा और यहाँ पर एक इक्वेशन आएगा। अब ये वाला आर यहाँ पर जाएगा और ये वाला सारा पर्सन ये नीचे आएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ke² बाय mv²। ये हो गया। और इसमें ऐसा कुछ होगा, mvr ये है ना, तो v इक्वल टू समथिंग निकाल लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? इसको यहीं पे कर देते हैं। क्या है ये? है ना, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो ये भी यहीं रहेगा, बाकी ये दोनों इस साइड आ जाएगा। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन जो हम पहले से जानते हैं वो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू nh/2π। अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में था v के साथ, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा। mr। तो ये हो गया फाइनल इक्वेशन ए और ये हो गया इक्वेशन बी, और यही ए बी के हेल्प से बना लेंगे। तो इक्वेशन ए मेरा क्या है? आर इज इक्वल टू ke² बाय mv²। अब यही b के जगह हम ये इक्वेशन बी पुट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बी पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये देखिए, ये मिलेगा। बी की जगह ये डालो तो क्या हो जाएगा? m इंटू nh/2πmr का स्क्वायर। और अगर हम ये करेंगे तो क्या निकल के आएगा? देखिए, ये सॉल्व करने पे हमको मिलेगा k² बाय m n²h²। अब ये नीचे वाला पोर्शन स्क्वायर होके ऊपर चले जाएगा और जो कुछ ऐसा दिखेगा 4π² m² और r²। नहीं दिख रहा होगा बट यही है। अब लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या हो गया?
के ई स्क्वायर जेड इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब कुछ कुछ कैंसिल आउट करेंगे, जैसे कि ये वाला एम को कैंसिल आउट करेगा। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं कट, कुछ छूटा वूटा नहीं ना, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है डेरिवेशन में, कुछ छूटा तो दिक्कत है। नहीं, कुछ छूटा नहीं। अब क्या होगा, ये आर इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आया एक, यानी कि अब हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के ई स्क्वायर जेड इंटू 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये आर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम निकाल तो आर ही रहे हैं ना, तो ये अल्टीमेटली आर यहाँ पर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म है तो डिवाइड 1/r हो जाएगा। 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर जेड इंटू 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आर को रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर जेड इंटू 4 पाई स्क्वायर एम बाय, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये लाइन गलत हो गया। हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है, इंसान ही है ना हम भी। अब रिवर्स करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय के ई स्क्वायर जेड इंटू 4 पाई स्क्वायर एम। अब अब क्या होगा, कुछ कट रहा है देखो। अब कुछ नहीं करना, बस ये के का वैल्यू को तोड़ देना है। हमें पहले से मालूम था के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सबको मालूम है। जिसका कि वैल्यू, वैसे वैल्यू की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी जान लो, 9 इंटू 10⁻⁻9 होता है। चलिए अब के का वैल्यू पुट करते हैं, तो के जैसे ही के का वैल्यू पुट करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपको ये कुछ ऐसा होने वाला, ई स्क्वायर 1/e² जेड इंटू 4 पाई स्क्वायर एम। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 से कैंसिल, पाई इस पाई से कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ऊपर। तो अब आर कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे क्या बचा, ई स्क्वायर जेड पाई एम, ऐसा कुछ बचा। अब कुछ नहीं करना, अब कांस्टेंट टर्म को अलग और वेरिएबल को अलग कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आर में मेरा एन ये हरदम वेरिएबल रहेगा, तो एन स्क्वायर एक तरफ, जेड वेरिएबल रहेगा तो इसको भी एक तरफ। उसके बाद कुछ है, एच स्क्वायर नहीं, ये कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट ये भी वैल्यू होता है, इसका भी कांस्टेंट है, ये भी पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है। तो बाकी जितना भी चीज़ होगा उसको इधर लिख लेंगे। क्या था, एच स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई स्क्वायर इनर ये भी चार्ज होता है कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है, पता होगा आपको, ये भी कांस्टेंट है। बस अब ये जितना कांस्टेंट है सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगा जिसको बोलेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। हो गया, रेडियस आ गया हमारा। तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और यही है हमारा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको एन स्क्वायर और जेड का जरूरत पड़ेगा किसी का भी रेडियस निकालने के लिए, बस और कुछ नहीं। अब हम लोग चलते दूसरा डेरिवेशन पे। तो वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को डिस्कवर करना है, सॉरी डिस्कवर नहीं करना है, मतलब ड्राइव करना है, तो उसके लिए भी यही दो इक्वेशन लगेगा जो हमने यूज किया था रेडियस को निकालने के लिए। तो बस कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, v इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई m। तो ये जो r था ना, ये r की जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू पुट करने पे ये आएगा k ई स्क्वायर जेड एम बी स्क्वायर। बस सॉल्व करते रहेंगे, आ जाएगा हमारा पूरा। क्या हो गया, v इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई m
इंटू के ई स्क्वायर जेड, नीचे वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा और हो जाएगा एम भी स्क्वायर। एक सेकेंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ठीक है हो गया। चलिए अब यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। और कहीं पे कुछ कट रहा है तो बताइए, कुछ कटा हुआ दिख रहा है? ना, और कुछ नहीं कट रहा। बस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई के ई स्क्वायर जेड। अब ये भी से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वही बात, इधर 1 बच जाएगा, इधर बचेगा एन एच भी बाय 2 पाई के ई स्क्वायर जेड। अब ये भी इस साइड आएगा तो ये मतलब 1 बाय भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय भी इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई के ई स्क्वायर जेड। अब भी को रिवर्स करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे, तो हो जाएगा भी इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एन एच। यहाँ तक क्लियर है? आई डोंट थिंक सो यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा, किसी को है तो आई डोंट थिंक, अरे नहीं होगा यार। अब चलिए अब के का वैल्यू को खोल देते हैं। सबको मालूम है के का क्या वैल्यू होता है, तो 2 पाई, अब 2 पाई ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एन एच। अब के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई, क्या होता है 1/4 पाई। तो क्या करेंगे 1/1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है बस। अब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, और कुछ कट रहा है 2 से, ये 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। बस अब क्या बचा, अब बचा आपको ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एन एच 2 एप्सिलॉन नॉट। बस लास्ट स्टेप बचा हुआ भी इक्वल टू, आप वेरिएबल वाले को अलग, कांस्टेंट वाले को अलग। वेरिएबल क्या है, जेड वेरिएबल है, इधर क्या वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, बाकी जो है सब क्या है कांस्टेंट, जैसे कि ई चार्ज तो कांस्टेंट है ना इलेक्ट्रॉन का। एप्सिलॉन नॉट, जी हाँ वो भी कांस्टेंट है, 2 तो पहले से कांस्टेंट है। उसके बाद एच प्लैंक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। बस अब आ गया मेरा भी इक्वल टू जेड बाय एन। अब ये सारा जो वैल्यू है ना, ये सारा वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आती है वो है 2.18 इंटू 10⁶। क्या होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया, ये वही इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी का फार्मूला। हम जेड और एन का हेल्प से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। अब बचा मेरा एनर्जी, एनर्जी को भी निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है ना वो दो फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले क्या, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला कौन सा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जैसे कि ये देखिए स्ट्रक्चर हो गया, ये न्यूक्लियस, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के चारों ओर, इसके कारण काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होता है। वही बात पोटेंशियल एनर्जी का कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्रिएट होता है। तो समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मोशन के कारण, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है उसके कारण क्रिएट होता है। और दोनों को एनर्जी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल एनर्जी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकल जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आता है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, उसके बाद देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है। तो चलिए पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको पहले ड्राइव करेंगे फिर काइनेटिक एनर्जी पे चलेंगे। तो वही बोर्स का जो दो इक्वेशंस थे वही इक्वेशंस का यूज होगा।
दोनों इक्वेशन जो है देखिए अभी लिखते हैं हम। तो बेसिकली ये जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो हमने इससे पहले ड्राइव किया है, उसी के हेल्प से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, ये ऐसा कुछ होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपको KQ1 Q2/R, ये कुछ फार्मूला होता है। इसी को अगर हम कन्वर्ट कर ले तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि Q1 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या ले लेंगे E। Q2 क्या हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है ZE डिवाइडेड बाय R। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू KE² Z/R, ऐसा कुछ क्रिएट हो गया। ओके, अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हरदम नेगेटिव होता है कोई भी सिस्टम का, तो हम यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो आर है ना, इस आर में ये वाला आर का वैल्यू पुट कर देंगे जो हम रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हुए थे। तो उसके बाद क्या होगा देखिए, तो KE² ऊपर में सेम रह जाएगा, नीचे का जो ये चीज़ है वो आ जाएगा N²H²ε0, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक रूल्स है जो आपको मालूम होना चाहिए, और आई होप यू हैव दैट नॉलेज। और ये ऊपर आ गया। उसके बाद कुछ नहीं बचा, उसके बाद कुछ नहीं बचा। अब बेसिक रूल देखना है, कुछ कट वट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा होगा तो बस वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, यही होगा। क्या कुछ कट रहा है? हाँ 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 हाँ, कुछ भी कट जा भाई। नहीं, नो 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 नो, कोई भी चीज़ कट नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे अभी हम के का वैल्यू पुट करना अभी भूल ही गए, के का भी कर रहे हैं, पहले लिख लेते हैं E² Z इंटू E² Z πm डिवाइडेड बाय N²H²ε0। अब ये जो के था इसका वैल्यू होता है, के का वैल्यू क्या होता है, ये शायद आपको पहले से ही मालूम होगा। के का जो वैल्यू होता है वो 1/4πε0 होता है। तो यहाँ पर के था, के का वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4πε0। बस अब हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद कुछ कट रहा है, उसके बाद कुछ नहीं कट रहा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? अब ओवरऑल आ जाएगा E की पावर 4 E² E² E की पावर 4 Z² E की पावर 4। और उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा m, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा N²H² और ये बचेगा 4 और बचेगा ε0 का स्क्वायर 4 यहाँ पर। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है वो क्या है? वो है मेरा Z² E की पावर 4m डिवाइडेड बाय 4, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 4 N²H² का स्क्वायर। अब वही बेसिक रूल, वेरिएबल को अलग कांस्टेंट को अलग। तो इसमें से कौन कौन वेरिएबल है, पहले वेरिएबल लिख लेते हैं। तो मेरा Z² वेरिएबल है और N² वेरिएबल है, बाकी जितना है सब कांस्टेंट। जैसे कि मेरा E की पावर 4 ये भी कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E हो गया आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M हो गया वो भी कांस्टेंट है। H² जो प्लैंक कांस्टेंट है वो कांस्टेंट तो है ही, ε0 भी कांस्टेंट है। उसके बाद कुछ नहीं करना, और भी कुछ बच रहा है, हाँ 4 बच रहा है ना, तो यहाँ 4 ले लीजिए, सॉरी। अब ये पूरा जो टर्म है इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू आती है, वो आपको मिल जाएगी 27.2, इतना वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, likely to be this Z²/N² into 27.2 जूल। अब ये नेगेटिव में होगा, ये बात मैं पहले बता चुका था। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर ले तो बता चुके हैं पहले, फिर बता दें
किनेटिक एनर्जी जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण होता है। ओके, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो बेसिकली किनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमको ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है mv²/r इज इक्वल टू, ये पता है ना क्या होता है mv²/r इज इक्वल टू r²। इसको बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं k e इंटू जेड ई डिवाइडेड बाय r²। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा mv²/r इज इक्वल टू k e² जेड बाय r²। अब ये r से ये r² कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको एक चीज़ मिलेगा, वो मिलेगा mv² विच इज इक्वल टू k e² जेड बाय r। अब ये जो है ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब बताइए, अब एक बेसिक फार्मूला जो होता है किनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है? वो बेसिक फार्मूला जो होता है किनेटिक एनर्जी का, वो होता है 1/2 mv²। अब इस mv² की जगह हम ये mv² का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा इक्वेशन निकल के आएगा 1/2 k² जेड बाय आर। यही था k² जेड बाय आर। ओके, अब ये जो आर है ना, ये आर की जगह वही वाला आर पुट करना है। याद है वो वाला आर, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, इसका वैल्यू याद है किसी को? नहीं है। देखिए इसका वैल्यू आपको हो जाएगा आर इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय e² जेड पाई एम। ये वैल्यू था जिसको सॉल्व करने पे कुछ आया था। तो बस आर की जगह पुट कर देंगे तो आपके किनेटिक एनर्जी कुछ ऐसा दिख जाएगा 1/2 के e² जेड डिवाइडेड बाय n² h² एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई में, और कुछ ऐसा हो जाएगा e² जेड बाय एम। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि e⁴ z² पाई एम, और नीचे हो जाएगा आपका n² h² एप्सिलॉन नॉट। कुछ छूटा भी? हाँ 1/2 छूट गया ना, बाई 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब बेसिक काम जो सबको मालूम है, बताइए तो क्या है बेसिक काम? के का वैल्यू को एक्सप्लेन करना, के को एक्सपेंड करना। के को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? पहले ये लिख लेते हैं बेसिक चीज़, e⁴ z² पाई एम और 2n² h² एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो के होता है तो सबको मालूम है के का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बस ये जो के था इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जो यहाँ पर के हुआ करता था, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ काट कूट होगा तो देख लेते हैं। हाँ, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट होगा, बाकी सेम एज इट इज सब लिख जाएगा e⁴ z² एंड m। हाँ यही बचा, और नीचे क्या बच जाएगा? नीचे बचाएगा 2n² h² 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा e⁴ z² m डिवाइडेड बाय 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब ये देखिए कुछ ऐसा दिख जाएगा, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब वही करना है, वेरिएबल अलग और कांस्टेंट अलग। तो वेरिएबल मात्र ये है और यहाँ नीचे में n², बाकी सारा कांस्टेंट। जैसे कि e⁴ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ये z पता है आपको क्या होता है, ये भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी z कांस्टेंट नहीं होता, सॉरी z तो यहाँ ले चुके हम लोग। और नीचे में 8 हो गया जो कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट h, ये भी एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है। बाकी अगर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक वैल्यू आएगा 13.6। तो किनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा हो जाएगा
13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ओके, समझ में आया? अब हम देखेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला होगा? तो बेसिकली टोटल एनर्जी जो होगा ये टी, वो तो सबको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है भैया, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम याद रहे, माइनस लगेगा और 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था। अब रुकिए, इसको थोड़ा आगे कर ले ताकि दिखे आप लोग को फ्रेशली। हाँ, अब कुछ करना नहीं है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, बस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या बचेगा? बचेगा 13.6 प्लस माइनस 27.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 27.2 में से 13 चले जाएगा तो बचेगा आपको माइनस 13.6। यानी कि जो टोटल फार्मूला एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। ये हो गया आपका टोटल एनर्जी का फार्मूला। ओके, टोटल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव में होता है, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। सो अब देखते हैं रिलेशन तीनों में, ध्यान से देखिए। सो रिलेशन देख लेते हैं। देखिए टोटल एनर्जी क्या है? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। वही काइनेटिक एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, जिसको हम बोल सकते हैं कि दोगुना है किसका? तो रिलेशन जो बन के आ रहा है वो क्या है? कुछ इस टाइप में कि टोटल एनर्जी जो है ना वो बस नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। आप ध्यान से देख लीजिए, बिलीव नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बस नेगेटिव लग गया तो वो टोटल एनर्जी बन गया। और वहीं पर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात कर ले तो वो कुछ और नहीं बल्कि 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया? ये रिलेशन क्या रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी को 2 से गुना कर दो तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। वो क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी को। वहीं पे अगर हम लोग फिर से बोल रहे काइनेटिक एनर्जी को -2 से मल्टीप्लाई करो पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव लगा दिया तो वो टोटल एनर्जी बन जाता है। आया समझ? यही है बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा पार्ट। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? अब पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी है, तो बेसिकली हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। नील बोहर का एटॉमिक मॉडल देखे हम लोग, उसके बाद उसके द्वारा दिया गया कुछ इक्वेशंस थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सब देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी नील बोहर के द्वारा दिया गया है, उन्होंने कुछ कहा है, चलिए देखते हैं क्या। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स absorb energy and get excited. The electron jump from a lower energy cell to higher energy cell, and when electrons come back to its original state, it gives out energy which form a hydrogen spectrum. यानी कि इसका कहने का मतलब है ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपना जो एक्चुअल ऑर्बिट है उसका, जैसे उसका एक्चुअल ऑर्बिट है तो वो ऑर्बिट को छोड़ता है। अब ऑर्बिट को छोड़ता क्यों है? क्योंकि इसी का पोस्टुलेट था नील बोहर का, जिसमें नील बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपना एक्चुअल ऑर्बिट में और रोटेट कर रहा है तब तक वो वहाँ पर रिवॉल्व करेगा, लेकिन जैसे ही वो कोई एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले या गेन कर ले तो उसको अपना एक्चुअल ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा। तो ये उसका पोस्टुलेट था, तो उसी पोस्टुलेट के बेसिस पर ये बात है
जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोई एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे मान लीजिए ये एक्सटर्नल एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम लाइट, लाइट से कुछ एनर्जी मिला, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो के सेल में था वो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अब इसको खुद से हायर सेल में, हायर एनर्जी लेवल सेल में जंप करना पड़ेगा। तो के में था तो के से हायर क्या हुआ, एल। जरूरी नहीं कि के बाद एल में ही जा सकता है, के बाद और के एल से भी बड़ा सेल में जंप कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आया? तो तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो के से एल में ये जंप कर गया। कहाँ गया, के से एल में जंप किया। ठीक है, अब फिर अब क्या होगा ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि अब एल में आ चुके हैं, अब इसका मन है फिर से जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया था वो एनर्जी को रिलीज करने का, छोड़ देने का। तो जैसे ये एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे देखिए रिलीज कर दिया ना, तो ये फिर से अपना नॉर्मल सेल में आ जाएगा, जिस सेल में पहले था उस सेल में फिर से ये आ जाएगा। तो पहले क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो एक्साइट किया, अब फिर एनर्जी रिलीज किया तो डी एक्साइट कर गया, मतलब जहाँ पे था वहीं पर आ गया। तो जैसे ही ये डी एक्साइट करके अपना नॉर्मल सेल में आएगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा। वो क्या रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दिख रहा है, ये यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसको आप एक्साइटेड एनर्जी बोलिए, एक्साइटेड रेडिएशन बोलिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा, और यही वेव जो है ना, इसी को बोलेंगे यही वेव को अगर हम लोग अरेंज करेंगे, देखिए क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी लाइक एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। किसी भी प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर ये जो एनर्जी था, एक्साइटेड एनर्जी, या इसको ईएम वेव बोल दीजिए, इसको किसी भी एनर्जी के बेसिस पर अगर अरेंज करेंगे ना, जैसे अगर अगर क्या कहता है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या फिर इसका एनर्जी, कोई भी बेसिस पर अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो वो जो क्रिएट होगा ना उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी लाइक एनर्जी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? फिर से बता दे, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और नील बोहर का ही कहना था कि जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो वो एक्साइट कर देगा अपना एक्चुअल ऑर्बिट से हायर लेवल ऑर्बिट में। तो एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइट कर गया एल में, फिर एल से बैक हो जाएगा के में। तो जैसे ही एल से फिर से अपना नॉर्मल सेल में जब वो आना चाहेगा तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा, और उसी एनर्जी को हम लोग एक्साइटेड एनर्जी बोलेंगे, या एक्साइटेड रेडिएशन बोलेंगे, या फिर ईएम वेव बोलेंगे। अब यही ईएम वेव को अगर हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज कर ले, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर यही ईएम वेव का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के बेसिस पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज कर ले, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आई थिंक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का 4 एग्जांपल्स हैं, 4 टाइप है बेसिकली, एग्जांपल नहीं टाइप। पहला आता है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तीसरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, चौथा डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये चारों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टाइप्स है। पहला इमिशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा कॉन्टिन्यूअस, चौथा डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एक एक करके हम सारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। एक्चुअली में इमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम, जिसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो देखिए, व्हेन लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म इज इमिटेड फ्रॉम सैंपल साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई लाइट, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक बोतल है, स्प्रे बोतल बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, साल्ट सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब वो साल्ट सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, स्प्रे बोतल है जिसमें साल्ट सॉल्यूशन है, कोई भी साल्ट सॉल्यूशन हो सकता है। हम मान लेते हैं NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, प्यार से याद रखिएगा। तो ये NaCl का सॉल्यूशन स्प्रे करेंगे कैंडल लाइट पे, किस पे, कैंडल लाइट पे स्प्रे किए। तो कैंडल लाइट पे जैसे स्प्रे करेंगे ना, तो इसका ये जो साल्ट का जो एटम होगा, साल्ट का जो एटम होगा, अब एटम है तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो साल्ट का एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इस लाइट के द्वारा जो एनर्जी मिलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ लाइट इमिट करेगा, कुछ लाइट को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा।
और वही इमिटेड लाइट जो होगा ना वो प्रिज्म पे पड़ेगा। वो किस पे पड़ेगा? प्रिज्म पे। तो जैसे वो इमिटेड लाइट प्रिज्म पे पड़ेगा तो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होके एक लाइन टाइप में बन जाएगा और इसी को बोलेंगे इमिजन स्पेक्ट्रम। कहीं कहीं पर जो है दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर खाली है, तो ऐसा कुछ बनता है इमिजन स्पेक्ट्रम। वही वहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज इमिटेड फ्रॉम सैंपल। अब वो कौन सा लाइट होगा जो प्रिज्म से पास हुआ होगा? वो इमिटेड होगा ये सैंपल से, यानी कि साल्ट सोल्यूशन जिसपे स्प्रे किए, साल्ट सोल्यूशन था, स्प्रे किए कैंडल लाइट पे, और साल्ट सोल्यूशन का जो एटम होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कैंडल लाइट का जो एनर्जी होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके इमिट करेगा कुछ लाइट, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? कुछ लाइट इमिट करेगा। तो और वही जो इमिटेड लाइट होगा ना वही प्रिज्म के थ्रू पास होकर यहाँ पर आपको प्लेट में दिख रहा होगा, और ये प्लेट में दिख रहा है और इसको वेवलेंथ या फिर एनर्जी या कोई भी टर्म के बेसिस पर अरेंज कर लिए। अब ये जो दिख रहा है स्पेक्ट्रम, इसी स्पेक्ट्रम को बोला जाता है इमिजन स्पेक्ट्रम। इमिटेड लाइट को अरेंज जो किए है ना उसी को इमिजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वही बात यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार फिर पढ़ देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। इलेक्ट्रॉन ऑफ साल्ट एब्जॉर्ब सम एनर्जी ऑफ कैंडल लाइट एंड एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट कर जाएगा। ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलिए या सेल बोलिए, बात बराबर है। टू आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन ऑफ द साल्ट डी एक्साइट टू नॉर्मल ऑर्बिट। तो एक्साइट कर गया, कुछ समय के बाद फिर से वो नॉर्मल सेल में आ जाएगा। तो जैसे ही वो अपना नॉर्मल सेल में आएगा तो इमिट करेगा रेडिएशन को, और दैट रेडिएशन शो कलर, और वो रेडिएशन क्या होगा? कलर शो करेगा, और वही प्रिज्म से पास होगा और यहाँ पर दिख जाएगा। तो समझ में आया क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन ये बोतल स्प्रे किए तो इसके अंदर जो साल्ट एटम था उस साल्ट एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका लाइट एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाएगा। हायर से जाने के बाद फिर कुछ समय बाद फिर लोअर में आएगा, तो हायर में गया फिर लोअर में आया तो ईएम वेव रिलीज किया, रेडिएशन रिलीज किया, और वही ईएम वेव कुछ लाइट शो करेगा, और वही इमिटेड लाइट जो होगा ना वो प्रिज्म पे पड़ेगा, और प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर हमको यहाँ पर दिखेगा एक प्लेट में, डिटेक्टर प्लेट में दिखेगा, और ये जो भी दिखेगा ना इसी को बोलेंगे इमिजन स्पेक्ट्रम। तो यही था, एक अच्छा सा नोट लिखा हुआ है कि इमिजन स्पेक्ट्रम पॉसिबल ओनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। इमिजन स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है? यानी कि ऐसा कोई भी एटम जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हीलियम। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर उससे हम निकाल ले तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना? प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज। तो He प्लस में या लिथियम 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो Li2 पॉजिटिव। तो इसी तरह से हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्रिएट कर सकते हैं और उस पे इमिजन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, और उसमें पॉसिबल है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा पार्ट में। तो दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो टाइप है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दूसरा टाइप है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना वो है क्या? कुछ नहीं, पहले पढ़ते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू सैंपल, सैंपल वही साल्ट सॉल्यूशन का सैंपल का बात कर रहा है, एंड ट्रांसमिटेड लाइट टू लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, तो जाकर ये होता है। एक्चुअली में हुआ क्या? एक सोर्स ऑफ लाइट है टॉर्च, इससे व्हाइट लाइट निकला, वो ये जो व्हाइट लाइट था ना इसको हम लोग पास करा दिए NaCl सोल्यूशन का। अब ये जो एक डब्बा में मान लीजिए मैंने NaCl, ये ग्लास का मान लीजिए ना, ग्लास का कोई क्यूब बना हुआ है, उसके अंदर NaCl सोल्यूशन हम लोग भर दिए थे, और उसके थ्रू ना हम ये ट्रांसपेरेंट है, ये क्या ट्रांसपेरेंट है, उसके थ्रू हम लोग ये व्हाइट लाइट को पास कर दिए। तो जैसे ही व्हाइट लाइट इस साइड से इस साइड ट्रेवल करेगा, टॉर्च की साइड से प्रिज्म की साइड जैसे ट्रेवल करना चाहेगा लाइट, तो चूंकि लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट का एनर्जी को ना NaCl का जो एटम होगा, NaCl का जो एटम होगा, तो इसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इलेक्ट्रॉन इस लाइट का कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? ये जो लाइट यहाँ से यहाँ पास हो रहा है उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना एटम होगा सारा का इलेक्ट्रॉन जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया अब कम एनर्जी बचा होगा, जितना यहाँ से निकला होगा उससे कम एनर्जी इधर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया NaCl सोल्यूशन का। तो जो बचा कुचा एनर्जी होगा लाइट का वो प्रिज्म पे पड़ रहा होगा, और प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ये प्लेट में दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा हिंदी में पूरा कहानी।
वहीं पर यहाँ पूरा कहानी लिखा हुआ इंग्लिश में भी देख लेते हैं। When white light is passes through NaCl solution, then electron of salt solution gain some energy from white light. Rest energy wavelength, अब एनर्जी हो या वेवलेंथ तो जो भी हो, passes through prism and show in plate. वही बात जो हम बोले, व्हाइट लाइट पास किया NaCl सोल्यूशन से, तो NaCl सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रॉन था वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, बचा कुचा जो एनर्जी था वो जाकर प्रिज्म पे पड़ा और प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर एक प्लेट में पड़ा और उसी प्लेट में स्पेक्ट्रम दिख गया और उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल देंगे। आई थिंक ये खत्म, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे तरह का स्पेक्ट्रम के बारे में। थर्ड स्पेक्ट्रम या थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक्चुअली में डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है देख लेते हैं। A spectrum that contain gap, hole or breaks in term of wavelength that it contain, उसी को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कहीं कहीं पर गैप्स हो, होल्स हो या ब्रेक हो वेवलेंथ या एनर्जी या कलर, तो उसी को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये थी है, इसमें आपको पहला कलर दिखा तो 7 डब्बा है, पहला में दिखा, दूसरा में नहीं दिखा, तीसरा में दिखा, चौथा में दिखा, पांचवा में नहीं दिखा, छठवां में दिखा, सातवां में नहीं दिखा। तो यहाँ पर कलर नहीं दिखा, यहाँ पर कलर नहीं दिखा, यहाँ पे कलर नहीं दिखा, तो क्या हुआ ना, ये गायब हो गया ना, ये गैप्स हो गया, बीच बीच में गैप्स हो गया, गैप्स हो गया बीच बीच में। तो वही अगर किसी स्पेक्ट्रम में आपको गैप्स दिख जाए या होल दिख जाए या ब्रेक्स दिख जाए तो उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि ये ब्लैक बॉडी होता क्या है। तो बेसिकली ब्लैक बॉडी कुछ और नहीं, ऐसा बॉडी है जो 99% रेडिएशन, दुनिया में जितना भी रेडिएशन है ना उसमें से 99.9% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और मात्र 0.1% रेडिएशन को इमिट करता है। ऐसा बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। दोज बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। जो दुनिया का हर एक तरह का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, एक बॉडी है, हर एक अलग अलग टाइप का रेडिएशन दिख रहा होगा आपको, सब एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, निकल फॉस्फोरस का एलॉय, ये भी आपको ब्लैक बॉडी की तरह दिखता है। सन, ये भी ब्लैक बॉडी है। चारकोल, सब ब्लैक बॉडी है। ये सारा एग्जाम्पल्स थे कुछ ब्लैक बॉडीज के। ओके, अब ठीक है यार, ब्लैक बॉडी, अब ब्लैक बॉडी का रेडिएशन क्या होता है? व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो कुछ नहीं, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब नियरली ऑल 99.9% रेडिएशन एंड इमिट ओनली फ्यू रेडिएशन, दैट इमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि 99.9% रेडिएशन ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, मात्र कुछ परसेंट रेडिएशन ये इमिट करता है, मात्र कुछ परसेंट रेडिएशन ये क्या करता है? इमिट करता है। और वही जो इमिटेड रेडिएशन होता है ना, वही जो इमिटेड रेडिएशन होता है ना, उसी रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसका इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इंटेंसिटी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कोई चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटा दीजिए, घट जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ और नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ टाइम होगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ टेम्परेचर होगा। यही है इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आई होप ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे चौथा टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कुछ और नहीं बल्कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता क्या है। सो continuous spectrum, a continuous spectrum contain all wavelength of light in a certain range। जिस तरह से हमने देखा था डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसमें क्या था कि ये जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक मतलब सॉरी ये जो हमारा प्लेट होगा, डिटेक्टर प्लेट, उसमें से कुछ कुछ जगह पे क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूअस में गैप्स आ रहा था, कुछ कुछ जगह पे कलर नहीं दिख रहा था।
तो वो जो था वो क्या था, मेरा डिसकंटिन्यूअस था। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होगा कि हर एक जगह कहीं पर भी गैप वैप नहीं होगा, होल वोल नहीं होगा, टोटल जो है सो है, जितना है उतना है, सब दिख जाएगा। और ऐसा स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ भी कलर, 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 कहीं पर भी गैप नहीं दिखेगा, तो ऐसा स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। है समझ? ठीक है। एग्जाम्पल रेनबो, रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, गैप वैप नहीं दिखता। एक इंपॉर्टेंट बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं। सो अब हम आ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था हेनरीज हर्ट्ज के द्वारा इन 1887 में। बट एल्बर्ट आइंस्टीन को अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया 1921 में ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बोलिए ये क्या बात है, डिस्कवर करे कोई और सामान खाए कोई और। तो हो सकता है ये जो हेनरीज हर्ट्ज थे ना, इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो बनाया, मतलब डिस्कवर किया गया चीज़ था, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यही सब चीज़ का यूज करके इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का श्रेय एल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है, इसीलिए उसको 1921 में नोबेल प्राइज मिला था ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही है स्टोरी पूरा पूरी। हाँ, बट डिस्कवरी के बात आएगा तो हेनरीज हर्ट्ज के नाम पे जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ओके, सो ये कुछ खास चीज नहीं है। कोई भी मेटल सरफेस हो, कोई भी मेटल सरफेस हो, अगर उस मेटल सरफेस पे कोई भी लाइट पड़ेगा ना, क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा ना, तो उस मेटल का जो एटम होगा, उस मेटल का जो एटम होगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो क्या कर लेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, भाग जाएगा। और ये जो प्रोसेस था ना कि मेटल का सरफेस पे कोई लाइट पड़ा और लाइट का फ्रीक्वेंसी को एटम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वहाँ से भाग गया, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। When light of a certain wavelength fall on the surface of metal, then electron of atom of metal get excite. This is called photoelectric effect. वही बात जो हम बोले, अगर कोई मेटल सरफेस पे कोई भी लाइट पड़ा, कोई भी फ्रीक्वेंसी का हो, आई डोंट केयर, लाइट पड़ा, तो उस मेटल का जो एटम होगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन उस लाइट का फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर कर भाग जाएगा, एक्साइट कर जाएगा, मतलब उसे हायर सेल पे जाएगा और वहां से एटम छोड़ देगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। देखिए फिगर, ये मेटल सरफेस है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा फूल टाइप का चीज, ये कुछ और नहीं, न्यूक्लियस है, और ये ब्लैक डॉट्स जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला इसको, ये एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके भाग किया, देख रहे भाग रहा है। तो ऐसा हो रहा है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे का क्या बात लिखा हुआ है। अब देखिए एक बात और, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा यहाँ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा एक्साइट करने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी बोलिए या फ्रीक्वेंसी बोलिए, जो बोलना बोल दीजिए, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा या फिर एनर्जी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सॉरी, ये कुछ और बता दिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है। मिनिमम एनर्जी, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, मतलब एक्साइट करेगा, एक्साइट करेगा हायर लेवल पे, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो यहाँ से छोड़ना, इस मेटल को छोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा ना इस इलेक्ट्रॉन को, इस मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा इस इलेक्ट्रॉन को, उसी मिनिमम एनर्जी या उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ये म्यू डॉट से। क्या, जिसे म्यू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यही हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है ना एनर्जी जो लाइट का है, वो कुछ और नहीं, इज इक्वल टू एच न्यू है।
एच कुछ और नहीं प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू कुछ और नहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो यही एनर्जी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को मिल रहा होता है। ओके, ये बात क्या था देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वो हरदम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए, तभी जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सिंपल बात है ना। जब तक आप इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि जितना एनर्जी का जरूरत है उसे इस एटम, इस मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए, वो एनर्जी आप उसको नहीं देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं होगा। इसीलिए लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर तो होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यूज कर लेगा एक्साइट करने के लिए। ये बाहर आ गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था, उसको एनर्जी मिला और बाहर आ गया, बाकी बचा हुआ जो एनर्जी होगा ना उसका यूज करके ये ट्रेवल करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड के बराबर दिया तो वो बस बाहर आ पाएगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी लाइट का दिया जा रहा है उसे, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले तो एनर्जी खर्चा करेगा बाहर निकलने के लिए, बाकी जो बचा हुआ एनर्जी होगा उसको वो यूज कर लेगा एज अ काइनेटिक एनर्जी, भागने के लिए, ट्रेवल करने के लिए बाकी का फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी जो बोलिए आप उसका यूज कर लेगा। आया समझ में? इसीलिए बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है ना वो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, एक्साइट करके बाकी बचा हुआ एनर्जी से वो ट्रेवल कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेगा। यही बात है। एक और बात आ रही है यहाँ पर कि बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नो इफेक्ट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। यानी कि जब जब हम लोग लाइट का फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, जब जब हम लोग क्या करेंगे लाइट का फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सिंपल बात है ना, हम अभी भी बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा एटम को छोड़ने के लिए, और वो मिनिमम एनर्जी तो फिक्स है कि भैया मानिए ये x जूल उसको चाहिए एटम को छोड़ने के लिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उसको कितना मिल रहा है x प्लस 20 जूल। तो x प्लस 20 जूल जो मिल रहा है तो x एनर्जी तो यूज कर लेगा वो एक्साइट करने के लिए, बाकी जो 20 जूल होगा उस वो यूज कर लेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करने के लिए यूज कर लेगा वो। तो कितनों फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, x प्लस 20 की है, अब x प्लस 40 कर लीजिए, x प्लस 60 कर लीजिए, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन बस मेटल सरफेस को छोड़ दे, तो मेटल सरफेस को तो छोड़ ही देगा जब उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगा तो, और उससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूज होगा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए ये बोला गया कि जब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे लाइट का तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, बट काइनेटिक एनर्जी पे पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा उससे। वही बात यहाँ लिखा हुआ इज टू एच न्यू है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 जूल है बट हम उसको दे कितना रहे 40 जूल, तो एनर्जी जो होगा वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। देख रहे 20 ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही बोलना चाह रहा था ये, और ये कंक्लूजन पूरा ये ठीक है कि जब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। यही बात था। अब आखिरी जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं हम लोग। वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी बढ़ाने का। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होता है उसका बात करेंगे। तो बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पर है, हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर लिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा। अब इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं कि अगर लाइट का इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है वो जान लीजिए। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन अ मेटल सरफेस। ये एक मेटल सरफेस है, स्टार्टिंग में मानिए इस पे 3 गो फ्रीक्वेंसी गिरा, 3 फ्रीक्वेंसी इस पे फॉल हुआ। अब फिर कुछ समय बाद हम क्या किए, इंटेंसिटी लाइट का बढ़ा दिए, तो अब इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गिरा, 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग में 3 गिरा और जैसे इंटेंसिटी बढ़ाए लाइट का
7 गिरने लगा। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस पे गिर रहा है ना उसको बढ़ा देना। पहले 3 था, अब 7 हो गया, 10 हो गया, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो जैसे ही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ गया इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाना, लाइट का क्या बढ़ाना, ब्राइटनेस बढ़ाना, वो हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या होता है, तो बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजेस। इससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, 3 गिर रहा था तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होता, यहाँ पर 7 फ्रीक्वेंसी गिर रहा है, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा। तो हाँ, बात सही है कि बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजेस। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ेगा, क्या काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहले 3 गिर रहा था तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा था, 1 2 3, बट इंटेंसिटी बढ़ाने से 7 फ्रीक्वेंसी आया तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइट कर रहा है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइट करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा इंक्रीजिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से, ये बात कंफर्म है। लेकिन कैनेटिक एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी जो है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितनों इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, कितनों कैनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितनों इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा लीजिए। ओके, क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं ना बढ़ा रहे हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से कैनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फर्क पड़ेगा। तो यही बात थी। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिए देखते हैं ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली हम लोग जो ग्राफ्स पढ़ेंगे ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो मात्र ये 4 चीज पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैनेटिक एनर्जी। यही 4 चीज के बेसिस पे हम लोग ग्राफ देखेंगे यही 4 चीज पे हम लोग क्या देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ्स। तो पहला ग्राफ हम लोग देखना चाहेंगे इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इस पे इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे तो हमने एक स्टेटमेंट देखा था जिसपे क्या लिखा हुआ था कि जैसे इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सीधा बढ़ रहा था, मतलब कोई तरह का दिक्कत वाली बात था नहीं, डायरेक्टली बढ़ रहा था, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में सीधा बढ़ता रहेगा, जैसे ये बढ़ा ये भी बढ़ेगा, बात खत्म। दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ जो है हमारा, वो होगा हमारा इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का। एक बात बताइए, वो जो स्टेटमेंट था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बढ़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी पे क्या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया मेरा इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का। तीसरा जो ग्राफ है वो होगा हमारा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का। तो अगर हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या हम फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे होते हैं, नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। यानी कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा बट ज्यादा नंबर में रहेगा। समझ में आया ना, जैसे कि ये मेटल सरफेस है, पहले 3 फ्रीक्वेंसी आ रहा था, अब जैसे फ्रीक्वेंसी पहले 3 फ्रीक्वेंसी आ रहा था, अब जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी आने लगा। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी का अमाउंट थोड़ी बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी है 20 जूल था 40 जूल हो गया, ऐसा नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या फ्रीक्वेंसी का अमाउंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसका भी जो ग्राफ होगा वो भी कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन, सॉरी मतलब सीधा होगा, कांस्टेंट टाइप चीज। चौथा जो ग्राफ होगा वो कुछ और नहीं, फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होगा। तो आपको याद हो तो वहाँ पे था बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट इंक्रीजेस, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए पहले 20 जूल लग रहा था इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने में 20 जूल लग रहा था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हम क्या कर दिए, 40 जूल कर दिए, तो 20 जूल इसको लगेगा, बाकी का जो 20 जूल होगा वो काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी यही ये वाला। और पांचवा जो मेरा ग्राफ है वो कुछ और नहीं,
वो कुछ और नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का है। किसका है? फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मालूम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है मेरा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ये बात साफ साफ है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन यहां से नहीं, कुछ ऐसा बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इतना दूर का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि इतना दूर का फ्रीक्वेंसी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने में लगा देगा। बाकी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा इतना दूर के फ्रीक्वेंसी पे, बट यहाँ से ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। फाइनली अब हम है आखिरी टॉपिक पे आज का वीडियो का, वो है स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होता है? तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर एक्साइट कर जाता है। एक्साइट करने के बाद वो फिर से अपना नॉर्मल सेल में आ जाता है, डी एक्साइट करके एनर्जी को लूज करके। तो अब दोबारा जो वो जैसे 1 से 2 पे गया, 2 से फिर 1 पे जो आया ना, तो एनर्जी रिलीज किया। एक्साइट करने के बाद फिर डी एक्साइट करता है, और डी एक्साइट करने के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की रेडिएशन क्रिएट करता है। और वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, वो एक लाइन क्रिएट करता है। उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सेल, ये एन क्या है? सेल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ये इन्फिनिटी, ऐसा कुछ है। मान लीजिए फर्स्ट से एक्साइट करके गया इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से फिर यहाँ पर आया, तो एक लाइन क्रिएट हुआ, और इस लाइन को बोलेंगे लाइमन वेव लाइन। क्या बोलेंगे? लाइमन वेव लाइन। ऐसे ही सेकेंड पे, थर्ड से, ऐसे कर करके जो यहाँ पर क्या कहता है सीरीज क्रिएट होगा ना, इस सीरीज को बोलेंगे लाइमन सीरीज। तो लाइमन वर्ड इसलिए मिला उसको क्योंकि फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन था, एक्साइट कहीं भी करे आई डोंट केयर, बट फिर से वो फर्स्ट में ही आया। क्योंकि फर्स्ट का था और फर्स्ट में ही आया, इसके कारण कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हुआ। इसलिए उस लाइन का, उस वेवलेंथ का जो नाम होगा ना, वो कुछ और नहीं, बस लाइमन होगा। लाइमन वेव लाइन नाम उसका। समझ में आया? और ऐसा जो सीरीज क्रिएट होगा ना, उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। ऐसा ही बाल्मर सीरीज में होगा, जो सेकेंड ऑर्बिट से बिलोंग करता हो, एक्साइट करके कहीं पर जाए बट फिर से सेकेंड में आ जाए, तो वो जो सीरीज क्रिएट होगा बाल्मर सीरीज होगा। ऐसे ही 3 वाला होगा तो पैस्चन, 4th वाला हो तो ब्रैकेट, 5th वाला हो तो पी फंड, और अगर 6th वाला हुआ तो हम्प्टी। फर्स्ट सेल से बिलोंग कर रहा हो तो लाइमन, सेकेंड से करे तो बाल्मर, थर्ड से करे तो पैस्चन, 4th से करे तो ब्रैकेट, 5th से करे तो पी फंड, 6th से करे तो हम्प्टी सॉरी। तो ऐसे ही ये नाम है सीरीज का। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसी को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। अब चूंकि ये लाइमन वेव का, तो लाइमन लाइन, बाल्मर लाइन, पैस्चन लाइन, ब्रैकेट लाइन, ऐसे पर आ जाएगा इसे। चलिए अब एक और क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड वेव नंबर। अब ये वेव नंबर कैसे निकाले? तो उसका एक फार्मूला है जो आपको ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। रेडबर्ग फार्मूला कहा जाता है। रेडबर्ग नाम का साइंटिस्ट था कोई, उन्होंने दिया ये फार्मूला। ये कुछ और नहीं बल्कि आपको वेव नंबर है, देख लीजिए वेव नंबर। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, N1 यानी कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम विच सेल, जिस सेल से, सॉरी रिटर्न टू जिस सेल, मतलब जहां से निकला हुआ था और जहां पर वापस आ गया, यानी कि उसका जो ग्राउंड स्टेज था, ग्राउंड ऑर्बिट था, जो उसका करंट ऑर्बिट था, उस ऑर्बिट को N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। N2 यानी कि जिस पे एक्साइट करके गया था, वो वाला को N2 बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम विच सेल, जिस सेल से आ रहा है, यानी कि जहां पर एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन गया था, वो वाला को हम लोग बोलेंगे। अरे यार नहीं समझ में आया, ये उसका ग्राउंड सेल है। यहाँ पर ये यहीं का है, यहीं पे बिलोंग कर रहा है, इसका घर यहीं पे है। एक्साइट करके चले गया ये वाला सेल पे, अब फिर से बैक हो गया यहाँ पर, पहले एक्साइट करके वहां गया फिर से बैक हो गया, तो ये वाला जो होगा ना, इसको N1 बोलेंगे, यानी कि ग्राउंड स्टेज जो उसका N1, और जिसपे एक्साइट होकर गया उसको N2 बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 10⁻7 मीटर इनवर्स है। बस यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे वेव नंबर, कुछ नहीं करना। R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, ऐसे करेंगे हम लोग को निकल जाएगा वेव नंबर। एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दिया? बोल रहा है फाइंड वेव नंबर विद गिवन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है? N1 2 है, N2 8 है और सोडियम एटम है। N1 यानी कि ग्राउंड स्टेज जो है उसका वो क्या है?
वो क्या है मेरा, वो 2 है, यानी कि सेकंड सेल, क्या था मेरा, कि एल था, और एक्साइट करके कहाँ चले गया, 8th सेल में चले गया। N2 इसका क्या हो जाएगा, 8, एक्साइट करके जहाँ पे गया वो। और ये जो एटम है, ये कौन सा एटम है, सोडियम है, सोडियम एटम है, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो हमको ये मिल गया। अब हमको निकालना है वेव नंबर, तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए वो होता है R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड। R कांस्टेंट है तो उसको बाहर रहने देते हो, n1 क्या है मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 क्या मेरा 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू 11 क्यों, क्योंकि जेड मेरा 11 है, 1/4 माइनस 1/64 इंटू 11। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा R इंटू 64 और 4 कैल्शियम कितना होता है, जल्दी बताइए तो, 64 होता है, 64। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 11, जो कि कुछ खास नहीं, बस यही होगा R इंटू 61 यानी कि 12 इंटू 64 इंटू 11, कितना हो जाएगा, 6 बार में 32, 3, 18, सॉरी 16, ये हो जाएगा 3/16 इंटू 11, 33/16 इंटू R, ऐसा कुछ वेव नंबर निकल के आएगा उसका। R की जगह हम लोग वैल्यू भी रख सकते हैं, R का वैल्यू क्या था, 10⁻7, यही था, ये R का वैल्यू है। अब इंटू 33/16, 33 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻7, ये हो गया मेरा मीटर इनवर्स, ये हो गया मेरा वेव नंबर। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन बना लेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट, इससे हम मालूम कर लेंगे कि एक्चुअली में कोई भी इलेक्ट्रॉन N1 से अगर N2 पे गया फिर N2 से N1 पे आता है तो मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रल लाइन वो क्रिएट कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम N2 टू N1। हो सकता है ना कि N1 से N2 पे गया हो, N2 से फिर और आगे चले गया हो, फिर और आगे फिर जाकर N1 पे आया हो, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा कितना स्पेक्ट्रल लाइन वो मैक्सिमम बनाया होगा, उसका फार्मूला देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, वो कुछ और नहीं, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू, ये आपको कुछ और नहीं, ये होगा N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1, ये दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 2, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। एग्जांपल है, मान लीजिए मेरा N1 का वैल्यू 2 है और N2 का वैल्यू 8 है, ऐसा मान लेते हैं, सेम ही हो गया पिछला वाला क्वेश्चन जैसा। तो कैसे निकलेगा मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन, कैसे निकलेगा, तो बस ये फार्मूला पे पुट करते हैं। N2 की जगह क्या डालेंगे, 8 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 किया 6 इंटू 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा, 6 से 42, 42 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट होके क्या आता है 21, यानी कि 21 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये बना सकता है। पॉसिबिलिटी है 21 स्पेक्ट्रल लाइन बनाने का, बट कितना बनाएगा नहीं मालूम। तो यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक खत्म आज का इस वीडियो का। तो ये जितना भी टॉपिक्स थे, मैं चाहूँगा कि आप एक एक टॉपिक को, पहला एक टॉपिक देखें, फिर थोड़ा रेस्ट ले, फिर देखे, फिर रेस्ट ले, ऐसे करके पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा, सब समझ में आएगा। क्योंकि आज हम कुछ ज़्यादा ही मतलब टॉपिक ऐड कर दिए हैं, सो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए एक एक टॉपिक को पढ़े, कुछ ब्रेक्स ले, फिर पढ़े, फिर ब्रेक ले। ऐसे में क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट सीधा माइंड में जाएगा और समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई के प्रति। तो ऐसा ही देखिए, मेरा तो सजेशन यही रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। सो यहीं पर होता है वीडियो ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड तब तक के लिए ओके बाय।